शाम के 6 बज रहे थे। सूरज ढल चुका था और सरकारी दफ्तरों की रोशनी जल उठी थी। दिन भर की भागदौड़ और लोगों की भीड़ के बाद अब यहां एक अजीब सी शांति थी। अंदर बड़े से हॉल में पंखा अपनी धीमी चाल में घर की आवाज कर रहा था। कुछ सिपाही अपनी ड्यूटी खत्म होने का इंतजार कर रहे थे। एक उम्रदराज सिपाही पांडे जी अपनी कुर्सी पर पैर फैलाकर अखबार के पन्ने पलट रहे थे। दूसरा नौजवान शर्मा मोबाइल पर कोई वीडियो देखकर मन मंद मुस्कुरा रहा था। माहौल में एक तरह की सुस्ती छाई हुई थी। तभी ऑफिस के भारी लकड़ी के दरवाजे पर एक हल्की सी सरसराहट हुई। दरवाजा थोड़ा सा खुला और एक दुबली पतली सी लड़की अंदर झांकने लगी। उसकी उम्र यही कोई 18 से 19 साल रही होगी। चेहरा थकान और चिंता से मुरझाया हुआ था। बड़ी बड़ी आंखों में एक अजीब सी घबराहट थी, जैसे कोई डरा हुआ जानवर अपने लिए पनाह खोज रहा हो। शरीर पर धूल मिट्टी लगी थी। कपड़े जगह जगह से घिसे और फटे हुए थे। बिखरे बाल और नंगे पांव उसकी गरीबी और लाचारी की कहानी खुद बयां कर रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वह कई दिनों से न ठीक से सोई है न कुछ खाया है। उसने धीमी कांपती हुई आवाज में कहा, साहब मेरी मदद कीजिए। मोबाइल में व्यस्त शर्मा ने नजर उठाकर उसे देखा और फिर पांडे जी की तरफ देखकर आंख मारी। पांडे जी ने अखबार नीचे किया, चश्मे के ऊपर से उसे घूरा और अपनी भारी आवाज में व्यंग से बोले, क्या है? यहां क्या मेला लगा है? यह एसपी ऑफिस है, कोई धर्मशाला या शरणालय नहीं। भागो बाहर। लड़की उस कड़क आवाज से कांप गई। उसके कदम दरवाजे पर ही जम गए, पर वह वहां से हिली नहीं। उसकी आंखों में आंसू भरने लगे थे, लेकिन उसने हिम्मत करके कहा, मैं भीख नहीं मांग रही साहब। मेरी बहन, मेरी छोटी बहन गायब हो गई है। प्लीज उसे ढूंढ दो। बहन गायब हो गई है। यह शब्द हॉल में गूंज गए। माहौल में जो सुस्ती थी वह अचानक टूट गई। कोने में बैठा एक मुंशी हंस पड़ा। शर्मा ने ताना मारा, वाह, बहन भी गायब हो गई। अब एएसपी ऑफिस को गुमशुदा बच्चों का हॉस्टल समझ लिया है क्या? हर दूसरे दिन कोई ना कोई आ जाता है मुंह उठाकर। पांडे जी ने डांटते हुए कहा, दिमाग खराब है तेरा? ये सब काम थाने का है। यहां बड़े साहब बैठते हैं। चल हट यहां से। साहब का मूड खराब मत कर। लड़की की आंखें अब तक पूरी तरह से दब चुकी थीं। गालों पर आंसू की लकीरें बन गई। उसने अपने मैले से झोले में हाथ डाला और एक पुरानी मुनी तड़ी फोटो निकाली। तस्वीर बहुत धुंधली थी, रंग भी उड़ चुके थे। उसमें एक नन्ही सी बच्ची खिलखिलाकर हंस रही थी। यही है मेरी बहन गुड़िया, बस 10 साल की है। कल रात हमारी बस्ती से अचानक गायब हो गई। सब जगह ढूंढा, कहीं नहीं मिली। उसकी आवाज में इतनी बेबसी थी कि एक पल के लिए हॉल में छुपी छा गई। लेकिन पांडे जी का दिल नहीं पसीजा। उन्होंने ठंडी आवाज में कहा, अरे बस्ती की बच्चियां तो अक्सर इधर उधर भाग जाती हैं। किसी लड़के के साथ भाग गई होगी। 2-4 दिन में खुद लौट आएगी। अब हम किस किस को ढूंढते फिरे? चल चल, काम मत बढ़ा हमारा। और वैसे भी यह काम हमारा नहीं है। जाओ अपने इलाके के थाने में रिपोर्ट लिखवाओ। मीरा ने रोते हुए कहा, गई थी साहब, थाने गई थी। वहां के पुलिस अंकल ने मुझे भिखारी बोलकर भगा दिया। बोले, ये सब ड्रामा कहीं और जाकर करना। ये सुनकर पांडे जी और शर्मा एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दिए, जैसे यह कोई रोज की बात हो। लड़की पूरी तरह टूट चुकी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह कहां जाए, किससे मदद मांगे। वह वहीं जमीन पर बैठ जाने को थी कि तभी अंदर केबिन से एक भारी और कड़क आवाज आई, क्या हो रहा है बाहर? इतना शोर क्यों है? यह आवाज थी एएसपी विवेक राठौर की। विवेक राठौर का नाम पूरे जिले में मशहूर था। उनकी ईमानदारी, अनुशासन और काम करने के तरीके के सब कायल थे। अपराधियों के लिए उनका नाम खौफ का दूसरा नाम था, लेकिन आम और गरीब लोगों के लिए वह किसी मसीहा से कम नहीं थे। उनकी आवाज सुनते ही हॉल में पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया। पांडे जी अपनी कुर्सी से लगभग उछल पड़े और अखबार समेटने लगे। शर्मा ने झट से मोबाइल अपनी जेब में डाल लिया। सब सावधान की मुद्रा में खड़े हो गए। पांडे जी ने घबराते हुए कहा, कुछ नहीं सर, वो एक लड़की आई है। कह रही है कि उसकी बहन गायब हो गई है। अंदर से फाइल के पलटे जाने की आवाज आई और फिर विवेक की आवाज गूंजी, किसी का गायब होना कोई मामूली बात नहीं है पांडे। और एक फरियादी की शिकायत और किसी की भीख में फर्क करना सीखो। भेजो उसे अंदर। पांडे जी का चेहरा उतर गया। उन्होंने सहमी हुई लड़की की तरफ इशारा किया और धीरे से कहा, जाओ साहब, बुला रहे हैं। लड़की कांपते हुए कदमों से केबिन की तरफ बढ़ी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे डर लग रहा था कि कहीं अंदर वाला साहब भी बाहर वालों जैसा ही ना हो। उसने धीरे से दरवाजा खटखटाया। अंदर आ जाओ, आवाज आई। मीरा, उस लड़की का नाम मीरा था।
डरते डरते केबिन में दाखिल हुई। केबिन बहुत बड़ा और साफ सुथरा था। एक बड़ी सी मेज के पीछे आरामदायक कुर्सी पर एएसपी विवेक राठौर बैठे थे। उनकी वर्दी पर सितारे चमक रहे थे। चेहरा रौबदार था, लेकिन आंखों में एक अजीब सी शांति थी। उन्होंने मीरा को ध्यान से देखा। उसका मासूम पर टूटा हुआ चेहरा, आंसुओं से भरी आंखें, डरी हुई आवाज। विवेक ने एक ही नजर में उसकी हालत का अंदाजा लगा लिया। उन्होंने अपनी कुर्सी से उठकर पास रखी पानी की बोतल से एक गिलास में पानी भरा और मीरा की तरफ बढ़ाया। उनका स्वर इस बार बहुत नरम था। बैठो बिटिया, पहले पानी पियो और डरो मत। बताओ क्या हुआ? किसी बड़े अफसर का इतना अपनापन देखकर मीरा हैरान रह गई। उसने कांपते हाथों से गिलास पकड़ा और एक ही सांस में पूरा पानी पी गई। उसके गले की खराश कुछ कम हुई। उसने हिम्मत जुटाई और अपनी कहानी सुनानी शुरू की। साहब, मेरा नाम मीरा है और मेरी छोटी बहन है गुड़िया। कल शाम को हमारी बस्ती के सारे लोग पास वाले हैंडपंप पर पानी भरने गए थे। बच्चे वहीं खेल रहे थे। जब सब वापस लौटे तो गुड़िया नहीं मिली। पहले हमें लगा कि यहीं कहीं होगी, किसी के घर चली गई होगी। हमने पूरी रात उसे ढूंढा, हर घर, हर गली पास के मैदान में, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। सुबह मैं थाने गई थी, पर वहां उन्होंने मुझे भगा दिया। मीरा ने रोते हुए वह धुंधली सी फोटो विवेक की मेज पर रख दी। विवेक ने तस्वीर हाथ में ली, एक प्यारी सी बच्ची की मुस्कान। उन्होंने कुछ देर तक तस्वीर को देखा, जैसे कुछ याद करने की कोशिश कर रहे हों। उनकी निगाहें उस तस्वीर पर जम सी गईं। कुछ पल के लिए केबिन में एक अजीब सी खामोशी छा गई, जैसे वक्त हार गया हो। विवेक ने तस्वीर से नजरें हटाई और मीरा से पूछा, अपना नाम क्या बताया तुमने बिटिया? जी मीरा। मीरा, ये फोटो बहुत पुरानी लग रही है। कहाँ खिंचवाई थी? मीरा की आंखों में फिर से उदासी छा गई। बहुत साल पहले साहब, मेरे पिताजी ने खिंचवाई थी एक मेले में। उसके बाद तो वह हमें छोड़कर चले गए। अब हम दोनों बहनें ही एक दूसरे का सहारा हैं। मैं पास की एक कोठी में साफ सफाई का काम करती हूँ और गुड़िया का ध्यान रखती हूँ। वह मेरी दुनिया है साहब, प्लीज उसे ढूंढ लाइए। विवेक का गला भर आया। उन्होंने धीरे से पूछा, तुम्हारे पिता का नाम क्या था? रघुवीर सिंह। यह नाम सुनना था कि विवेक की उंगलियां जो फाइल पर थीं, वह वहीं रुक गई। यह नाम किसी तीर की तरह उनके सीने में धंस गया हो। रघुवीर सिंह, वही नाम जिसे उन्होंने अपने बचपन की धुंधली यादों में सुना था। वही नाम जिसके जाने के बाद उनका बचपन एक अनाथालय की चारदीवारी में गुजरा था। उनकी नजर अचानक मीरा की दाहिनी बांह पर पड़ी, जहां कपड़ा थोड़ा फटा हुआ था। वहां एक पुराना गहरा जलने का निशान था। विवेक ने अपनी आवाज को काबू में करते हुए पूछा, ये चोट का निशान कैसा है? मीरा ने अपने निशान को देखा और बोली, ये बचपन का है साहब। हमारी झोपड़ी में आग लग गई थी, मैं उसी में जल गई थी। पिताजी मुझे बचा रहे थे, उन्होंने ही मुझे बाहर निकाला था। उसके कुछ दिन बाद वह कहीं चले गए। लोगों ने कहा कि वह हमें छोड़कर भाग गए। एसपी विवेक का दिल किसी ट्रेन की तरह दौड़ने लगा। उनके कानों में किसी के चीखने की आवाजें गूंजने लगी। उनकी आंखों के सामने आग की लपटें नाचने लगी। उनके बचपन का वह भयानक हादसा, वो आग, वह हादसा जिसने उनका पूरा परिवार छीन लिया था। उन्हें भी तो एक ऐसा ही निशान पीठ पर मिला था। उन्हें याद आया कि कैसे किसी ने उन्हें जलती झोपड़ी से निकालकर अस्पताल पहुंचाया था, और जब उन्हें होश आया तो वह एक अनाथालय में थे। उन्हें बताया गया था कि उनके परिवार में कोई नहीं बचा। उन्होंने अपनी कांपती हुई आवाज में एक आखिरी सवाल पूछा, मीरा, तुम्हें अपने पिताजी की शक्ल याद है? मीरा ने अपनी आंखें झुका ली। बस थोड़ा थोड़ा, बहुत धुंधली सी याद है। बड़े मजबूत कद काठी के थे, लेकिन वह हमें छोड़ गए। हमारी माँ तो पहले ही नहीं थी, पिता भी छोड़ गए। एसपी विवेक अपनी कुर्सी से ऐसे उठे जैसे उन्हें बिजली का झटका लगा हो। उनकी आंखों में अब सिर्फ आंसू थे। वह अपनी मेज के दूसरी तरफ आए और मीरा के पास आकर खड़े हो गए। नहीं, वह तुम्हें छोड़कर नहीं गए थे। उन्हें मजबूरी में दूर होना पड़ा था, और शायद वह तुम्हारे ही पिता, मेरे भी पिता हैं। मीरा ने चौंक कर उनकी तरफ देखा। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। आपका क्या मतलब है साहब? आप क्या कह रहे हैं? विवेक की आंखों से आंसू बहने लगे थे। एक सख्त पुलिस अफसर, जिसके नाम से अपराधी कांपते थे, आज एक छोटे बच्चे की तरह रो रहा था। मीरा, मैं भी रघुवीर सिंह का बेटा हूं। तुम्हारा बड़ा भाई विवेक। ऑफिस के उस शांत केबिन में जैसे एक धमाका हुआ। सन्नाटा इतना गहरा गया कि घड़ी की टिक टिक भी साफ सुनाई दे रही थी। मीरा के हंठ कांपने लगे।
उसे यकीन नहीं हो रहा था। भैया, आप सच कह रहे हैं? मेरे भैया तो वह तो उस आग में विवेक ने आगे बढ़कर उसका हाथ थाम लिया। नहीं, मैं जिंदा था। उस हादसे में मैं बुरी तरह जख्मी हो गया था। किसी ने मुझे हॉस्पिटल पहुंचाया और फिर वहां से मैं अनाथालय चला गया। मुझे बताया गया कि मेरी एक छोटी बहन भी थी जो हादसे में नहीं रही। मैंने तुम्हें मरा हुआ समझ लिया था और तुमने मुझे। भगवान, आज इतने सालों बाद। विवेक ने अपनी जेब से बटुआ निकाला। उसमें एक बहुत ही पुरानी कर्णों-बेला तस्वीर थी। एक आदमी, एक छोटा लड़का और गोद में एक नन्ही सी बच्ची। वो तस्वीर मीरा की तस्वीर से हूबहू मिलती थी। मीरा अब खुद को रोक नहीं पाई। वो फूट फूट कर रोने लगी, भैया कहकर। वह विवेक के गले लग गई। इतने सालों का दर्द, अकेलापन, बेबसी, सब आंसुओं में बह रहा था। भाई बहन इतने सालों बाद मिले थे, एक ऐसी जगह पर जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। बाहर हॉल में बैठे सिपाही और मुंशी दरवाजे की दरार से यह सब देख और सुन रहे थे। उनके चेहरे पर हवाएं उड़ रही थीं। जिस लड़की को वह भिखारी समझकर दुत्कार रहे थे, वह उनके सबसे बड़े साहब की सगी बहन निकली। पांडे जी को तो चक्कर आने लगा था। अब यह मामला सिर्फ एक लापता बच्ची का नहीं था। यह एक परिवार की अधूरी गाथा थी जिसे आज पूरा होना था। विवेक ने मीरा को संभाला, उसे कुर्सी पर बिठाया और उसके सिर पर हाथ फेरा। चुप हो जा मेरी बहन, अब मैं आ गया हूं। गुड़िया को कुछ नहीं होगा, मैं उसे ढूंढ निकालूंगा, चाहे वह जमीन के नीचे हो या आसमान में। उनके अंदर का अफसर अब जाग चुका था, लेकिन इस बार मिशन पर्सनल था। उन्होंने इंटरकॉम का बटन दबाया। उनकी आवाज में अब वही पुरानी कड़कपन लौट आया था, लेकिन उसमें एक अजीब सी अर्जेंसी थी। पांडे शर्मा, तुरंत मेरे केबिन में आओ। दोनों सिपाही लगभग भागते हुए अंदर आए। उनके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। वह नजरें झुकाए खड़े थे। विवेक अपनी कुर्सी पर वापस बैठ चुके थे। उनका चेहरा इस्पात की तरह सख्त था। पूरे जिले में अलर्ट जारी करो। शहर के बाहर जाने वाले हर रास्ते पर नाकाबंदी लगाओ। हर चौकी, हर थाने में इस बच्ची की फोटो भेजो। वायरलेस पर मैसेज फ्लैश करो। एक 10 साल की बच्ची नाम गुड़िया कल रात से बस्ती इलाके से लापता है। हर हाल में उसे ढूंढना है। यह केस अब से मेरी सीधी निगरानी में चलेगा। मुझे हर आधे घंटे में अपडेट चाहिए। जाओ। दोनों सिपाही जय हिंद सर बोलकर ऐसे भागे जैसे उनकी जान बच गई हो। देखते ही देखते पुलिस मशीनरी हरकत में आ गई। जो ऑफिस 5 मिनट पहले सुस्ती में डूबा हुआ था, वहां अब तूफान आ गया था। फोन की घंटियां बजने लगी। वायरलेस सेट खड़कने लगे। जीप से आयरन बजाती हुई शहर की सड़कों पर दौड़ने लगी। जिस थाने ने मीरा को भगाया था, वहां के थानेदार को जब एसपी साहब का सीधा फोन आया तो उसके हाथ पैर कांपने लगे। एसपी विवेक ने उसे सिर्फ इतना कहा, शर्मा जी, जिस लड़की को आपने सुबह भगाया था वह मेरी बहन है, और जो बच्ची गायब है वह भी मेरी बहन है। अगर कल सुबह तक वह मुझे सही सलामत नहीं मिली तो अपनी वर्दी उतारने के लिए तैयार रहना। थानेदार के पसीने छूट गए। उसने अपनी पूरी फोर्स को उस बस्ती में उतार दिया। विवेक ने मीरा को अपने पास बिठाए रखा। वह बार बार उसे दिलासा दे रहे थे, चिंता मत कर मीरा, हमारी पुलिस बहुत काबिल है, वह जरूर गुड़िया को ढूंढ लेगी। घंटे बीतते जा रहे थे। रात गहरा रही थी। मीरा की बेचैनी बढ़ती जा रही थी, लेकिन अपने भाई के पास होने से उसे एक अजीब सी हिम्मत भी मिल रही थी। तकरीबन रात के 11 बजे विवेक के वायरलेस पर एक संदेश आया। एक खबरी ने बताया था कि बस्ती के पास वाली पुरानी झूठ मिल के गोदाम में कुछ लोगों ने एक बच्ची को छिपा कर रखा है। वह लोग शायद बच्ची को बेचने की फिराक में थे। विवेक ने तुरंत एक टीम को उस गोदाम पर रेड करने का आदेश दिया। वह खुद भी जाने के लिए उठे, लेकिन फिर मीरा को देखकर रुक गए। उसे इस हालत में अकेला छोड़ना ठीक नहीं था। अगले 15 मिनट मीरा और विवेक के लिए सदियों जैसे थे। हर एक सेकंड काटना मुश्किल हो रहा था। फिर विवेक के फोन की घंटी बजी। दूसरी तरफ से इंस्पेक्टर की आवाज आई, सर मुबारक हो, बच्ची मिल गई है। वह थोड़ी डरी हुई है, पर एकदम सही सलामत है। हमने 2 लोगों को भी गिरफ्तार किया है। यह सुनते ही विवेक की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने मीरा के कंधे पर हाथ रखा और मुस्कुराकर कहा, मिल गई मीरा, हमारी गुड़िया मिल गई। मीरा खुशी से उछल पड़ी। उसके चेहरे पर महीनों बाद वैसी ही रौनक लौटी थी जैसी उस पुरानी तस्वीर में थी। आधे घंटे बाद पुलिस की जीप एएसपी ऑफिस के सामने आकर रुकी। एक महिला कांस्टेबल गुड़िया को लेकर अंदर आई। गुड़िया बहुत डरी हुई थी। रो रो कर उसकी आंखें सूज गई थीं। जैसे ही उसने मीरा को देखा, वो दीदी कहकर दौड़ पड़ी और मीरा से लिपट गई। दोनों बहनें एक दूसरे से लिपट कर बहुत देर तक रोती रहीं। ये खुशी के आंसू थे, मिलन के आंसू थे।
विवेक एक कोने में खड़े होकर यह सब देख रहे थे। उनकी आंखें भी नम थीं। आज वह सिर्फ एक अफसर नहीं थे, वह एक भाई थे, एक परिवार के मुखिया थे जिसने अपने खोए हुए हिस्से को वापस पा लिया था। जब दोनों बहनों का रोना कुछ कम हुआ तो विवेक उनके पास गए। उन्होंने गुड़िया के सिर पर प्यार से हाथ फेरा। गुड़िया ने डरते डरते उनकी तरफ देखा। मीरा ने उसे बताया, गुड़िया ये हमारे भैया हैं, हमारे बड़े भैया। गुड़िया ने मासूमियत से पूछा, हमारे? विवेक ने कहा, हाँ गुड़िया, मैं तुम्हारा भी भाई हूँ। ये कह के उसने उसे अपनी गोद में उठा लिया।